मुझे पब्लिशिंग इंडस्ट्री में इन टोटल आई थिंक अबाउट 18 ईयर्स हो चुके हैं। मेरे पास काउंट नहीं है कि हमने कितने मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट किए हैं, बट द गुड साइड इज कि मुझे ये भी काउंट नहीं है कि हमने कितने मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट किए हैं। बिकॉज ऑफ एआई मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ना एआई से ही पूरी नॉवेल लिख दे रहे हैं। सो एज एन एडिटर व्हाट चैलेंजेस यू हैव स्टार्टेड फेसिंग बिकॉज ऑफ एआई? जो लोग लिखना चाहते हैं खूब लिखें, पर प्लीज उतना ही पढ़ें भी, क्योंकि लिखने के लिए पढ़ना, समझना, इमोशन से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। चेतन भगत का कौन सा रेट किया आपने? ओह यू हैव रेटेड दैट। मैंने आज तक अपनी कोई भी किताब पब्लिश होने के बाद नहीं पढ़ी। आजकल बहुत सारा नॉन फिक्शन पे फोकस है। हर किसी को लग रहा है कि नॉन फिक्शन लिख रहा है तो नॉन फिक्शन लिखो। जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है वो एआई से ढूंढ कर एआई रिच डैड पुअर डैड लिख रहा है। जिसको मोटिवेशन नहीं आता वही मोटिवेशन कर रहा है, जिसको डाइट नहीं आता वो डाइट पे किताब लिख रहा है। सो हाउ एज एन एडिटर यू डिसाइड कि ये नॉन फिक्शन जेन्युइन है, ये नॉन फिक्शन जेन्युइन नहीं है? कितनी बार आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशर को सबमिट किया है? आपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने वेट किया और फिर आपको एक रिप्लाई आता है, यू हैव रिटन अ ब्यूटीफुल वंडरफुल स्क्रिप्ट बट समहाउ दिस डू नॉट फॉल इनटू आवर मार्केटिंग और प्लान्स फॉर दिस ईयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये लाइन लिखने वाला कौन है? हमारे पॉडकास्ट में आज है एक फेमस एडिटर जिन्होंने ये लाइन शायद हजारों बार लिखी है, एंड वी वांट टू वेलकम स्तुति फ्रॉम सृष्टि पब्लिशर्स। ये लाइन आप कितनी बार लिख चुके हो? मेरा पहला क्वेश्चन ये। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर हिमांशु, इट्स लवली टू बी हियर। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जितने लोग वो ईमेल्स पढ़ के शायद हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, वी फाइनली हैव अ चांस टू टेल देम कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है। हाँ, मैं वही सो आई एम जानता थ्रिल्ड टू बी हियर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे पब्लिशिंग इंडस्ट्री में इन टोटल आई थिंक अबाउट 18 ईयर्स हो चुके हैं। मेरे पास काउंट नहीं है कि हमने कितने मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट किए हैं, बट द गुड साइड इज कि मुझे ये भी काउंट नहीं है कि हमने कितने मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट किए हैं और वो कितने बेस्ट सेलर्स बन चुके हैं। सो आई थिंक जिनकी कहानी आगे तक बढ़ गई, जो बेस्ट सेलर्स बन गए, वो स्टोरीज सबको याद है, पर हमें कभी कभी वो स्टोरीज भी याद रहती हैं जिन्हें हम रिजेक्शन भेजते हैं, क्योंकि हर स्टोरी अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है। हमारे पास थोड़ा सा टाइट लीश होता है कि हम सबको पब्लिश नहीं कर सकते। आई थिंक दैट इज द ओनली शॉर्टफॉल But दैट। how many scripts you read as a submission? How many submissions you read in a year? ईयर तो आप बहुत ज्यादा कह रहे हो, उसका नंबर ही बताना मुश्किल है। आई थिंक ऑन अ वीकली बेसिस, डेली बेसिस 100 के करीब प्रपोजल्स हम, अब हमारा इनबॉक्स जो है वो भरता जाता है। अगर पर हम आप पढ़ते हो सीरियसली सबको? क्योंकि सब बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि ना पब्लिशर्स पढ़ते हैं, पब्लिशर्स पढ़ते ही नहीं है। एक एक ईमेल हम लोगों का शेड्यूल ऐसा बनाते हैं, हम लड़ाई कर लेते हैं ऑफिस में अगर हमारे ईमेल्स के जवाब नहीं जा रहे होते, क्योंकि हमारा जो ऑटोमेटेड रिप्लाई है उसमें भी लिखा होता है कि या तो आपका ये क्वेरी है तो हम आपको 4 से 6 हफ्ते में प्रपोजल का जवाब दे देंगे, लेकिन हम जवाब जरूर देंगे। दैट्स द लास्ट लाइन ऑफ आई आवर थिंक दैट ईमेल। इज द ब्यूटी ऑफ सृष्टि, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया है, आई हैव वर्कड विद अदर पब्लिशर्स आल्सो, केवल सृष्टि इसका रिप्लाई आता है। नहीं, वो हम कोशिश करते हैं। बिकॉज़ देयर आर मेनी पब्लिशर्स, रिप्लाई आता ही नहीं है। नहीं, अगर कुछ थोड़ा बहुत स्लिप्स थ्रू द गैप तो वो ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 100% सोशल मीडिया पे जितने मैसेजेस आते हैं, ईमेल हमें जितने किए जाते हैं, उसका हम वन ऑन वन जवाब दें, ताकि किसी को ये ना लगे कि एक बल्क ईमेल सबको भेज दिया गया है। स्क्रिप्ट हर एक पढ़ी जाती है, इवैल्यूएट की जाती है और उसके हिसाब से जवाब दिया जाता है। अच्छा, जैसे आप जब रिप्लाई कर देते हो कि नॉट सुटेबल है, तो कई लोग उस पर रिप्लाई बैक भी करते होंगे, बहस भी करते अरे होंगे, बहुत तो वो भी आप रीड करते हो? करते हैं, उसपे जवाब देने का मन भी बहुत करता है, लेकिन फिर हम, आई मीन वी अंडरस्टैंड दैट दे आर हर्ट। अभी रिसेंटली आई थिंक एक प्रपोजल आया था नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प का, और वो कुछ सीनियर मैनेजर पोजीशन में थे किसी कंपनी के, और हमने लिखा कि ये सब्जेक्ट पे हमने अभी कुछ किताबें करी हैं, तो हम इमीडिएटली नहीं करना चाहते, ये दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर नॉट डूइंग दिस। हमने बता दिया और उनका रिप्लाई आया, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, लेकिन जब मैं बहुत बड़ा बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाऊंगा तो मैं भी आपको यही रिप्लाई करूंगा, सॉरी आई डोंट नीड योर सर्विसेज। तो हम समझ रहे हैं इमोशंस इन्वॉल्व, लेकिन हमारे अपने हाथ बंधे हुए हैं, हम एक ही तरह की किताबें नहीं करना चाहते। वी वांट टू एक्सप्लोर मोर, प्रॉब्लम वही है एक्सपेरिमेंट ना, मोर। लोग पब्लिशिंग इंडस्ट्री को ना बाहर से देखते हैं, लोग उस डीप में जाके नहीं पता कि बैक एंड पे क्या चल रहा है। आप एडिटर के रोल को ही ले लीजिए, जब मैंने स्टार्ट किया था जूनियर पोजीशन से,
तो मेरे दोस्त ही मुझे कह देते थे कि तुम वही काम कर रहे हो जो स्पेल चेक करता है। अभी लोग कहते हैं जो तुम कर रहे हो वो एआई इजीली कर सकता है। हाँ। तो तुम कर क्या रहे हो? और उन्हें ये बात समझाना कि एक्चुअल में एडिटर का काम सिर्फ किताब को बेटर बनाना नहीं होता, बल्कि एक राइटर क्या लिखना चाहता है, किस तरह से लिखना चाहता है, उसको एक ब्रिज क्रिएट करना रीडर के लिए कि वो क्या पढ़ना चाहता है उससे मैच हो जाए, वो एडिटर का काम होता है। मुझे पता है, जब मैंने माय म्यूट गर्लफ्रेंड लिखी थी और आपने एडिट करी थी, मैं आज बता रहा हूँ, जब वो फर्स्ट एडिट होके आई थी ना, तो मैंने सोना को ही कहा था, मैंने कही तो मैंने नहीं लिखी थी ये तो कुछ और है। शौक लगा होगा। मैं कही तो बदल गई। देखो कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो कहानीकार बहुत माहिर होते हैं, तो उसमें ना आपको स्टोरी चेंज करने की जरूरत है, ना लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहाँ कहानी बहुत यूनिक होती है, लेकिन शायद इंग्लिश उनका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, शायद उनका एक्सप्रेशन इतना अच्छा नहीं है जो वो उसे ऑप्टिमम लैंग्वेज में लिख पाए। तो अगर वो थोड़ा सा हेल्प लैंग्वेज की करके वो एक गैप ब्रिज करा जा सकता है, आई थिंक तो दैट्स अ स्मॉल थिंग। नहीं, मैं तो अपने दूसरे वीडियो में बताया भी मैंने लोगों को, यार कोई नया ऑथर भी आता है कि सर हम बुक कैसे लिखें, तो मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा राइट अगली, जितना डर डाल सकते हो, जितना थॉट है सब लिख डालो। मैंने उसके बाद रीडर्स हैं उसको सही करने के लिए। मैं अगर आपने प्रॉपर लिख दिया ना स्टोरी, वो सबसे पहला बेसिक है कि आपको स्टोरी पूरी कर दो अपनी, उसके बाद तो एडिट हो ही जाएगी वो। हमें कई लोग ईमेल करते हैं कि इसमें ग्रामर चेक नहीं हुआ है, ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, आप इसे लैंग्वेज के बेसिस पे जज मत कीजिएगा। तो द फर्स्ट एंड ओनली थिंग दैट वी से इज कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टोरी जज नहीं हो सकती। लैंग्वेज कोई भी फिक्स कर सकता है, पर कहानी हर कोई नहीं सुना सकता। तो हम कहानी के बेसिस पे जज कर रहे हैं, लैंग्वेज हम फिक्स कर लेंगे। बिल्कुल। तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन यही था, अगर आप फर्स्ट 10 पेजेस पढ़ते हो, जनरली लोग 2 चैप्टर्स भेजते हैं फर्स्ट, उसमें विच आर दी टॉप 3 रेड फ्लैग्स जिसके हिसाब आप कहते हो नहीं ये बुक रिजेक्टेड है? देखिए टॉप 3 रेड फ्लैग्स में पहला तो होता है नॉट द एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट बट द कवर लेटर। कवरिंग लेटर से आपको ये पता चलता है कि उस व्यक्ति का इंटेंट क्या है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक ही कवरिंग लेटर में सारे पब्लिशर्स को सीसी में मार्क किया होता है, तो आप ये समझ लें कि वो हर जगह अपना चांस ट्राई कर रहे हैं। तो हम भी उसी उससे जाते हैं कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट फॉर एवरीथिंग, उन्हें जो बेस्ट पॉसिबल मिलेगा वो करेंगे। तो हम भी उसी ऑब्जेक्टिव से जाते हैं कि अगर ये बेस्ट पॉसिबल है हमारे लिए तो हम इसे पिक करेंगे। सेकंड रेड फ्लैग तो नहीं कहूंगी, पर थोड़ा पुट ऑफ करने वाला होता है अगर स्टोरी बहुत सुनी सुनाई हो। कई बार तो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स आते हैं जब हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं और हमें लगता है 3-4 मूवीज देखी और उनके स्क्रिप्ट मिला दिए और ये लिख दिया, तो उसमें कुछ यूनिक नहीं है। और तीसरा होता है जब कहानी में कोई इमोशन एक्सप्लोर नहीं किया जाता। लोग कहानियां पढ़ते हैं इमोशनली कनेक्ट करने के लिए, उसमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, लेकिन आई थिंक जो सबसे कोर वैल्यू होती है वो इमोशन होता है। अगर रीडर किताब पढ़ के इमोशन के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहा, आप एक दर्दनाक सीन एक्सप्लेन कर रहे हो लेकिन उसको हंसी आ रही है या वो पेन नहीं फील कर पा रहा, तो वो हमारे लिए एक रेड फ्लैग होता है। आई थिंक नॉट द लैंग्वेज पर उसे कहने का तरीका, शायद वो एक चीज है जो हम देखते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ मैं कहूंगा, जो रीडर्स हैं या जो राइटर्स हैं जो पब्लिश नहीं हुए, उनको एक हमेशा रहता है कि जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स है ना, वो या तो उनको पब्लिश करते हैं जो ऑलरेडी ब्रांड है, जो ऑलरेडी फेमस है, इनके इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर्स हैं, वो कचरा भी लिख देंगे तो भी उनकी बुक छप जाएगी। ऐसा कुछ है क्या? देखो मैं बताती हूँ, सृष्टि पब्लिशर से मैं 13 साल से जुड़ी हुई हूँ। अब चीफ एडिटर हूँ, ज्वाइन मैंने किया था जब तब मैं सीनियर एडिटर थी। हमारा टैगलाइन कंपनी का क्रिएटिंग बेस्ट सेलर्स है। आप आज के टाइम में जितने बेस्ट सेलर्स रहे हैं, बड़े से बड़े, मैं कोई नाम नहीं ले रही हूँ, मगर आप देखेंगे तो उनकी पहली किताब सृष्टि के साथ आई है, जब उन्हें कोई और पब्लिश नहीं करना चाहता था। तो हमने स्टोरी में पोटेंशियल देखा है और उसे पब्लिश किया है एंड रीडर्स हैव लव्ड इट। आपकी किताब भी थी, आपका नाम तो ले सकते हैं। वही बात है कि इट इज ऑलवेज अ जेंटल मिक्स। कई बार आप सोचें कि कोई ऐसी किताब है जो हम बहुत मन से करना चाहते हैं लेकिन कोई कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, और कोई और एक ऐसा ऑथर है जिसकी किताब ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है और उसकी हम अगली किताब करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी की किताब पे ध्यान दे रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि ये बेहतर कर रही है तो उससे हमें बैंडविड्थ मिल रहा है इसे प्रमोट करने का भी। तो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है जहाँ कहानी के बेसिस पे जा रहा है और लोग अपने आप उस कहानी को उतना प्यार देते हैं। कई बार ऐसा होता है, आजकल ऐसा हो रहा है, एक ट्रेंड है, आप देखो बहुत सारे कुछ पब्लिशर्स, स्पेशली नाम नहीं लेना चाहता, पर वो कर रहे हैं, वो स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स को ही पकड़ के ला रहे हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनकी शायद
कभी इन्होंने राइटिंग कर भी ना हो, जितना घोस्ट राइटिंग भी हो रही हो, बट उन इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे बुक्स छापी जा रही हैं, धड़ाधड़ छापी जा रही हैं। तो वो कहीं एक इमेज बिल्डअप करता है कि केवल जिनके पास फॉलोअर्स हैं उनके नाम पे किताब छाप दो ताकि बुक बिके। हिमांशु, आई आई हैव थिंक नॉट सीन दिस इन सिस्टी। देखो, बाकियों के बिना आई थिंक इट्स अ टू वे रोड। पब्लिशर हमेशा वो छापने की कोशिश करता है जो रीडर पढ़ना चाहता है। प्राइमरीली अगर मैं एडिटोरियल डिपार्टमेंट के हिसाब से कहूँ, हम भी अपना रिसर्च करते हैं कि अभी ये जॉनर चल रहा है, मूवीज में भी ये चल रहा है, किताबों में ये ट्राई कर सकते हैं, तो कुछ चीजें हम कमीशन करेंगे, कुछ चीजें हम लिखी आए हैं जो हम एक्सेप्ट करेंगे और पब्लिश करेंगे, कुछ चीजें हमें लगता है कि हम इस सब्जेक्ट को एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट वैसा है कि इसके बारे में बात की जाए, लेकिन उसके बारे में लिखने के लिए कोई ऐसा नहीं है जो उस मैसेज को उतना एम्पलीफाई कर पाएगा। तो एक इन्फ्लुएंसर के साथ अटैच होके कोई ऐसा काम करना मुझे लगता नहीं गलत है, बट वो इकलौता तरीका नहीं होना चाहिए। क्योंकि वही, अगर मैं सोच रही हूँ वो मैसेज देने लायक है तो मैं किसी इन्फ्लुएंसर के साथ टाइप कर रही हूँ, लेकिन जिसने मुझे कहानी लिख के भेजी है और वो कहानी अपने आप में स्पेशल है, तो मैं उसे भी उतना ही इम्पोर्टेंस और प्यार से मैनेज कर रही हूँ जितना कि द अदर वन। अच्छा, एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? यू एडिटेड मी माय बुक्स, यू एडिटेड अजय पांडे, यस, प्रीति शेनॉय, दुर्जॉय की भी किया है आपने? नहीं, चेतन भगत। चेतन भगत की। सो कंसीडरिंग ऑल दीस 4 पीपल, आप सबका मुझे बताओ किसकी एडिटिंग में आपको क्या मतलब डिफरेंस लगता है व्हाइल एडिटिंग ऑल दीस 4 पीपल? दिस मे बी फॉर माय सेल्फ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि मेरी एडिटिंग मैं में बताऊं, एक्चुअली हर ऑथर की पर्सनालिटी उसके काम में झलकती है। हाँ, आप जिस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं वो आप चाहे ना चाहे आपकी स्टोरी में आ जाएगा। सो इफ यू हैव कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, यू मेक इट बिग, देन योर स्टोरी विल ऑलवेज हैव अ हीरो और अ हीरोइन हु इज एक्सप्लोरिंग देयर लाइफ ऑन देयर ओन, कि मुझे कुछ करना है, मेरा टैलेंट है और आई विल मेक इट बिग। अगर आप एक ऐसी फैमिली से हैं जहां आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत फ्रीडम दिया है, बहुत प्यार दिया है, तो आप ऐसे पेरेंट्स क्रिएट करते हैं अपने नॉवेल्स में, आप ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं जो आपकी फैमिली लाइफ को, आपके आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एडिटिंग के हिसाब से जब एडिटर किसी भी किताब पे काम करता है, नॉट जस्ट दीज 4 दैट यू मेंशन बट एवरीबडी, तो हमें लिटरली पढ़ के, ऑथर बैकग्राउंड रीड करके ये समझना पड़ता है कि वो किस पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी सुना रहे हैं और उसे इंटैक्ट रखा जाए। क्योंकि अगर मैं 4 किताबें एडिट कर रही हूँ और मैं चारों में सेम तरह की एडिटिंग करूंगी तो फिर वो किताब मेरी हो जाएगी, वो आपकी नहीं रहेगी। तो वो फ्लेवर इंटैक्ट रखना है, छोटे गैप्स को फिक्स करना है। आई थिंक वो ही एक यूनिक चीज आती है जो हर एक में है। सबका सोचने का तरीका अलग है, वर्ड्स के चॉइस बहुत अलग है। जैसे मैं बहुत बोलती हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ, अगर बच्चों का दिस हैपेंड, एंड देन दैट, तो हर ऑथर का एक फ्रेज होता है जो वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, उसी से रीडर पहचानता है कि ये इन्होंने ही लिखा है, क्योंकि वो बोलने से और पढ़ने से रिलेट कर पाते हैं। उसी से ऑथर ऑथेंटिसिटी से अपनी स्टोरी सुना रहा है। वो सब चीजें इंटैक्ट रख के स्टोरी के फ्लेवर को मैक्सिमम निकालना, वो हमारा काम है। और वो ऑथर की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट जवाब भी नहीं दिया। इन चारों के एडिटिंग में क्या डिफरेंस लगता है आपको जब व्हेन यू डू एडिटिंग फॉर चेतन भगत, प्रीति, अजय, मी? अजय स्पेसिफिकली बहुत इमोशन सेंट्रिक राइटिंग है, तो वो इमोशनल नैरेटिव क्रिएट करते हैं। प्रीति शेनॉय, चेतन, वो कंप्लीट नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं क्योंकि उनके पास स्टोरीज का एक्सपोजर ज्यादा है। आप देखिए, वो लिखते आ रहे हैं और फिर यहाँ तक आए हैं। आपने जब पहली किताब लिखी तो आपकी सोच अलग रही होगी। अब ऑब्वियसली आप इतना कुछ जान चुके हैं तो आपकी अभी की किताब में और पहली किताब में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। तो एडिटिंग का भी वही फर्क है। मुझे लगता नहीं कि आई थिंक वो एक्सपीरियंस के साथ जो आप नॉलेज इम्बाइब करते जाते हैं, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स आपको ज्यादा। मैं अजय के बारे में भी ये कहती हूँ कि उनकी पहली किताब और जो उनकी लेटेस्ट किताब है, उसमें लिखने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। और वो किसी एडिटर ने नहीं उन्हें गाइड करा कैसे करना है, वो उन्होंने खुद पिक करा है रीडर्स के साथ इंटरेक्ट करके। तो आई थिंक वो खुद रीड करके, वो खुद भी रीड करते हैं। आई थिंक रीडर्स के साथ इंटरेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। उन्हें पता है कि वो किस इमोशन को कितना एक्सप्लोर करना चाहिए, कौन कैसी बात पढ़ के उससे रिलेट कर पाएगा, उतना ही फर्क पड़ता है। आई थिंक चेतन थोड़ा कमर्शियल एंगल, एक सोशल इशू लिया है, उसको कमर्शियल करा है, वो यूथ के वाइब के साथ लिखते थे। प्रीति शेनॉय थोड़ा सा मैच्योर स्टोरीज लिखती हैं जहाँ पे साइकोलॉजिकली आप क्या सोच रहे हैं, आपकी
मन की आवाज क्या होती है, आप में फॉलो योर हार्ट, वो टाइप की स्टोरीज लिखते हैं। तो सबका लिखने का तरीका एंगल भी अलग एंगल, है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स चेतन अलग है। भगत का कौन सा रेट किया आपने? 2 states. ओह, यू हैव रेटेड दैट? One of the people working on it. ओह, I was मिल गए। एडिटर ऑफ टू स्टेट्स, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। है, that movie was good. मैंने बुक भी Book पढ़ी is है। also good. आई हैव रेड दैट बुक। अगर आप बोलते ना मैंने बुक नहीं पढ़ी तो मुझे बहुत नहीं नहीं, बट आई हैव सीन मूवी फर्स्ट अच्छा, एंड देन आई हैव रेड द बुक। चलो ठीक है, either way you have read the बिकॉज book. आई वाज, मुझे बुक मूवी बहुत अच्छी लगी थी हाँ, एंड क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो मैंने हाँ, सोचा ये बुक कैसे छूट गई मेरे से। और एंड क्या? फॉर्चुनेटली मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी आई हुई थी एंड शी वाज कैरिंग दैट बुक। तो Okay. मैंने उसे कहा, मैं कहा प्लीज छोड़ जा इसको यहाँ पर। देन आई रेड इट Oh, that's nice. और मुझे It was बहुत very अच्छी funny actually. 2 states के book launch पे everybody was getting their book signed चेतन से, लगी। and he looked at me as like तुमको मेरी बुक, अपनी बुक साइन नहीं करानी है? तो मैंने कहा कि we've met so many times, we've worked together. मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप साइन कर दो। And when he started signing, he wrote thank you, और उसमें thank you के spelling गलत हो गए, and he had to overwrite. And he said मुझे गलती भी एडिटर की ही किताब में करनी थी, अब ये सबको बोलेगी कि देखो थैंक यू में भी गलती करी है। आई स्टिल हैव दैट कॉपी एट होम। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा था, वन ओवर यूज ट्रोप यू सीक्रेटली लव एंड और वन यू वुड बैन फॉरएवर। एक्चुअली ओवर यूज ट्रोप्स तो बहुत सारे हैं। अब देखो एवरी बुक दैट विल कम विल हैव एन एंगल ऑफ लव। There was a time in between when I was like everybody's writing about love and everybody is writing about it in the same way. So until and unless there is a fresh angle to it, so I used to be very unsure. In fact, within the office we had this, if there's a fiction story, especially a romance that I'm not sure about कि नहीं करना है, I used to request Arup to read it, and then I'll like ultimate check. If he likes it, then it'll be good because he's very critical of those books. If there is historical fiction, let's say, or something on those lines, then he military also non-fiction fiction. It's like if you like it, then that means it's good. So tropes, I think context में है, आप bestsellers ले लो, they're all using the same tropes. Enemies to lovers हैं, you know, friends हैं, पहले झगड़ा कर रहे हैं, best friends हैं, and then they end up together. They are all the same stories मुझे going ऐसा around. लगता है now is the toughest time to write romance, क्योंकि romance Yes. इतना लिख लिया गया है कि उस सब में से यूनिकनेस निकालना बहुत टफ है। I think romance की definition बहुत जल्दी जल्दी change हो रही है. Maybe the way we understood it is not how they understand it anymore. Frankly telling you, I'm writing a romance nowadays. और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा toughest romance मेरे लिए है, because I'm targeting Gen Z. मैं अपने Instagram पे भी आजकल Gen Z ज्यादा कर रहा हूँ. And I'm trying to write in those slangs what Gen Z use. Yeah. Oh God, I need a dictionary for Gen Z. तो मैं वही हो रहा है मेरे साथ, मैं ना एक पैराग्राफ लिखता हूँ, फिर उसको मैं डालता हूँ कहीं कि अच्छा how this sentence would have been spoken by a Gen Z, फिर वो बदल जाता है। Then I try to read कि अच्छा ये ऐसा होता है। So I'm trying to learn that language and it's very tough. So see, emotional connect का point जो मैं आपको बोल रही थी ना, this is where it comes. सब रीडर्स का इमोशनल कनेक्ट करने का एंगल अलग होगा। कुछ का कुछ वर्ड से होगा, कुछ का कुछ इमोशन से होगा, सेटिंग से होगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई कैफे मेंशन कर दिया जिसमें सेंट्रल एरिया ओपन है, साइड में सीट लगी हुई है, तो कोई सोचेगा अरे यार आई आल्सो वेंट विद माय नहीं, मेरे को तो डाउट है कि वो जो स्लैंग्स वगैरह यूज करके मैं लिख रहा हूँ, शायद वो जेन ज़ी के अलावा किसी को समझ में नहीं आएंगे। तो फिर ठीक है, क्योंकि it's you will have a double edged book ना then. I don't know whether it will work or not, but I'm just trying to do that. मेरे को है कि एक बार ना उस जेन ज़ी के लिए कुछ लिख के देखा जाए। उनकी लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट है। कभी सिचुएशनशिप हो जाता है, कभी रिलेशनशिप हो जाता है। वही कह रही हूँ, the understanding is so different कि आप कोई एक चीज नहीं बता सकते कि ये काम करेगा। ये काम करेगा कि नहीं करेगा। It's very different. Another question which comes to my mind, see, you are chief editor. बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आते हैं, आप पढ़ते हो। How much Arup intervenes in that? Arup is listening. Is he intervenes or not? Actually, कभी लड़ाई हो जाता है मतलब कि नहीं आप कहते हो नहीं ये नहीं करेंगे। He said कि नहीं हम अगर मैंने कहा है नहीं करेंगे, he will say ठीक है। If he says नहीं करेंगे, तो आप कहते हो ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कहोगे अब मैं करूँगी। नहीं, क्योंकि I know he is not someone who will say anything on a whim. कि मुझे इस बंदे का नाम पसंद नहीं है, लेट्स नॉट डू इट। वो ऐसा नहीं होने वाला। अगर वो कह रहे हैं नहीं करेंगे तो उसके पीछे कोई साउंड लॉजिक होगा। और मैं भी अगर कह रही, कई बार ऐसे ऑथर आते हैं, अरे ये तो पहली किताब इनकी बहुत अच्छी हुई है और इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, अब मे बी यू कैन गेस द जॉनर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स हियर, बट आई वाज लाइक कैसा कंटेंट है, मैं
इमेजिन नहीं कर सकती कि सृष्टि के अंडर ऐसा कंटेंट जाएगा. एंड ही इज लाइक, अच्छा देखो इफ देयर इज एनी स्कोप, एंड आई लाइक एब्सोल्युटली नॉट. ही सेड, अच्छा गिव मी एन एग्जांपल. आई सेड अ कपल ऑफ थिंग्स उसमें से कि उन्होंने ऐसा लिखा है अबाउट वुमेन, अबाउट फैमिलीज, एंड तो मैं ये तो हमारे बैनर से नहीं जा सकता. आप लोग कह रहे हैं कंट्रोवर्सी सेल्स, बट आई थिंक आई एम नॉट ओके विद इट. एंड ही वाज लाइक, कोई बात नहीं, रहने देते हैं, हम मना कर देंगे. तो हमें एनओसी देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व, पर हमने उस स्टेज पे भी किताबें कैंसिल करी हैं इफ वी डोंट सी आई टू आई. सो आई थिंक उस केस में इंटरवेंशन नहीं है, इट्स लाइक अ टीम एफर्ट. पर कभी ऐसा हुआ कि किसी ऑथर ने स्क्रिप्ट भेजी हो, आपने रीड करी पूरी, फिर आपको लगा कि नहीं है, ये जो कैरेक्टर है ना, इसको मार देना चाहिए? अरे मैंने ऐसा बहुत करा है. हाँ, कि इसको मार दो इसको. मैंने ऐसा बहुत करा है. हम ऐसे आइडियाज देते हैं ऑथर्स को. सो प्रोसेस के हिसाब से जब पहली बार हम फुल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो ऑथर को एक बहुत डिटेल्ड फीडबैक दिया जाता है, कमेंट्स इन द मैन्युस्क्रिप्ट लेवल का डिटेल्ड फीडबैक, कि अगर ये ऐसा होगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये हमें ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ. तो हम कहते हैं कि अगर ये कैरेक्टर नहीं होगा, इसकी जगह ये होगा. आप, हमने एंडिंग्स चेंज कराए हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर्स के, और मतलब मैं ऐसे, अगेन नॉट टेकिंग एनी नेम्स, पर हमें लगा कि जिसके लिए इंटेंडेड रीडरशिप है उसमें हैप्पी एंडिंग नहीं देते, ओपन एंडिंग देते हैं. तो द ऑथर वाज मोर देन हैप्पी टू कंप्लाई. सो हम लोग ये सब करते हैं. एक तो मुझे याद है, देयर वाज वन स्क्रिप्ट वेयर हीरो का कुछ बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है और वो एक ट्रेन लेने के लिए जा रहा है, और उसके बाद से स्टोरी बिल्कुल बदल जाती है. तो मैंने एडिट करते हुए बीच में एपिसोड डाल दिया कि वो ट्रेन में चढ़ने ही वाला है और कोई एक रैंडम साधु टाइप बाबा उसको रोकते हैं और बोलते हैं, बेटा तेरा वक्त बदलने वाला है. और वो सोचता है क्या रैंडम अंकल मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ट्रेन में चढ़ जाता है. इट वाज एन एडिशन ऑफ अबाउट 5-6 लाइन्स, बट द ऑथर वाज लाइक, यार ये क्या मस्त ट्विस्ट है, लोग भी सोचेंगे अभी ऐसा क्या हो रहा है जो उसको किसी ने अननोन आके बोल दिया है. नहीं यार, तो ये सब हम करते हैं. लोग झटका देते हैं. मेरी ना लास्ट बुक जो बुक आई, द गेम ऑफ डेथ, उसका नेम था सनफ्लावर लिली. अच्छा. और सनफ्लावर लिली में कंसेप्ट था उसमें, मतलब क्यों सनफ्लावर लिली ने, पूरा स्टोरी में है भी सनफ्लावर लिली कंसेप्ट आता है पूरी बुक में. मैंने बुक जब एक्सेप्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो नाम तो ये उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे भी लिखा हुआ है सनफ्लावर लिली कॉन्ट्रैक्ट. मैं उस बुक को पहले से बहुत मार्केट कर रहा था, नेक्स्ट बुक सनफ्लावर लिली, सब जगह कई लोगों को बता भी दिया. एंड बुक की रिलीज से 3 महीने पहले, बिकॉज मेरी पब्लिशर फिंगरप्रिंट है, शांतनु कॉल्ड मी कि हिमांशु हम मिलते हैं. आई हैड अ मीटिंग, उनकी जो एडिटर्स थे बैठे, कहते वी वांट टू चेंज द नेम. मैं कहा नेम, मैं कहा तो मार्केटेड है. नहीं, सेल्स टीम सेल्स की ना, सनफ्लावर लिली इज कंफ्यूजिंग बिटवीन थ्रिलर एंड रोमांस, सो लेट्स कीप अ थ्रिलिंग नेम, द गेम ऑफ डेथ. अब वो सब बदल गया. तो वो चौंका. देखो मैं तो एडिटर साइड पे बिल्कुल, पब्लिशर साइड पे कंप्लीटली समझ गई उनका एंगल. बट दैट आइडिया वाज वंडरफुल, क्योंकि वो थ्रिलर है, गेम ऑफ डेथ से वो बिक्री है. देखो ये ऑथर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, ये मान रहे हैं कि एडिटिंग टीम अच्छे आइडिया देती है. तो अगर आप भी ऑथर हो और आपको पब्लिशर कुछ आइडिया दे रहा है ना, तो प्लीज मान लो. ऑलवेज गो विद द आइडिया. हमारे पास ऐसा होता है, हम किसी को कह रहे हैं कि इसको ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नहीं कर रहे हैं. रिलीज के 6 महीने बाद देन दिल भी लगे, यार आप सही कह रहे थे, ऐसा कर लेना चाहिए था. सो वी हैड सच केसेस. मैं सबको बोलता हूँ ऑलवेज गो विद द एडिटर. जो एडिटर बोल रहे हैं आंख बंद करके कर लो, बिकॉज़ यू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी बुक्स ना. अच्छा, अनदर क्वेश्चन कम्स टू माय माइंड. आजकल बहुत सारे सेल्फ पब्लिशिंग हो गए, बहुत सारे, मतलब इतने हो गए कि अब तो मैं देख रहा हूँ 2-2, 3-3 हजार में ही पब्लिश कर रहे हैं. एंड अगर आप, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बुक्स भेजते हैं, तो कई बार पढ़ता भी हूँ. मैंने जनरली देखा सेल्फ पब्लिशिंग की जो एडिटिंग है वो बहुत पुअर होती है. मैंने स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर तो बहुत कॉमन है, चीज दिखी जाएगा, मैंने समझ में आता है कि कुछ नहीं किया गया उसमें. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इन द लिटरेचर फील्ड? How these self-publishing companies are destroying the literature because of non-editing या non-editing versions print करना, because obviously क्योंकि उनकी self-publishing companies ज़्यादा हैं, तो books भी ज़्यादा निकल रही हैं, readers तक ज़्यादा जा भी रही है as compared to the percentage which are getting edited properly. Right. तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में रीडर्स के दिमाग में तो आता है ना कैसा बेकार लिटरेचर आ रहा है मार्केट में, and is that is destroying the image of India as well, क्योंकि सेल्फ पब्लिशिंग इतना फेमस नहीं है अब्रॉड में एज कंपेयर टू इंडिया. मेरा इस पे टेक ना थोड़ा सा मल्टी लेयर्ड है हिमांशु. इतनी सेल्फ पब्लिशिंग कंपनीज फ्लरिश कर रही हैं क्योंकि इतने लोग लिख भी रहे हैं. आई हैव हैड वेरी इंटेलिजेंट, वेल रेड ऑथर्स सिटिंग ऑन
इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक फेयर के स्टेज एंड सेइंग दिस इज माय बुक बट आई हैव नेवर रेड अ बुक। सब लोगों को लिखना है, पढ़ना किसी को नहीं है। नहीं है। तो इसलिए सेल्फ पब्लिशिंग कंपनीज आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट ऑब्वियसली। अब उसमें मल्टी लेयर्ड अप्रोच ये है कि जो एक रेगुलर रीडर है, आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं अगर अपने लिए किताब खरीदूंगी और अपने बच्चे के लिए, फैमिली में किसी के गिफ्ट देने के लिए किताब लूंगी, आई विल फ्लिप थ्रू इट, आई विल रीड इट एंड आई विल पिक अप व्हाट सूट्स मी। नाउ इमेजिन अ पर्सन जो इंग्लिश में किताबें नहीं पढ़ता ज्यादा और वो स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको शायद जो आप वेल एडिटेड वो वाली किताबें कह रहे हैं उसे लगे वो मेरे अंडरस्टैंडिंग से बाहर जा रही हैं। मुझे लगता है सेल्फ पब्लिशिंग एट अ वेरी स्मॉल लेवल इज ऑल्सो हेल्पिंग अस गेट मोर रीडर्स इनटू द स्ट्रीम। और वो रीडर्स टाइम के साथ ग्रेजुएट करते हैं। जो आज ये गलत सिंपल इंग्लिश की बुक पढ़ रहा है, वो 2 किताबें पढ़ के सोचेगा कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मैं ये किताब पढ़ के देखता हूँ, थोड़ी टफ लग रही है। उसमें ऐसा भी तो ना, कुछ ने पढ़ी होगी कि किताब पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। देखो जो किताबें पढ़ते हैं ना, वो डेडिकेटेड रीडर्स होते हैं। अगर आप किताब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो या तो आप बेस्ट सेलर से शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई मापदंड और नहीं है। आप Amazon खोलेंगे, फ्लिपकार्ट खोलेंगे, आपने देखा बेस्ट सेलर का टैग है, बेस्ट सेलर ज्यादातर चांसेस होंगे कि एक अच्छी किताब होगी। तो आपकी शुरुआत करने का मेजर चांस जो है वो एक अच्छी किताब से होगा। अब बुक स्टोर में वॉक इन करते हैं तो सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर की किताब बुक स्टोर में होने का चांस ही बहुत कम है। वो आपको मिलेगी भी ऑनलाइन, प्रिंट ऑन डिमांड में मिलेगी, या किसी ने बल्क में अपने लिए प्रिंट करवाई है और ऐसे ही बांट रहे वो मिलेगी। तो आई थिंक उसका जो पर्कोलेशन भी है वो कम है। तो वो वहीं तक पहुंचेगी जहां तक शायद उसका पर्पस सर्व हो रहा है, नहीं तो वो पहुंचेगी नहीं। चाहिए, अगर आपको अच्छी बुक चाहिए तो आप जाके पहले बेस्ट सेलर्स देखो कौन से हैं, रिव्यूज चेक करो कौन से हैं ज्यादा बेटर है, उसके बेस पे उनको निकालना चाहिए। आप ब्लर्ब पढ़ लेंगे, आपको उसी से समझ आ जाएगा। आप किताब के बारे में एक उसका सैंपल रीडिंग में एक पन्ना भी पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, शिफ्टिंग फ्रॉम एडिटिंग टू राइटिंग, So, आपने 1 सेकंड में शिफ्ट कर दिया एडिटिंग टू राइटिंग। मुझे पता कितने साल लगे मुझे 10 साल लग गए एडिटिंग से राइटिंग में पहुंचने में, क्योंकि मैं इतनी किताबें एडिट करती थी। मुझे लगता था ऑलरेडी इतने सारे लोग लिख रहे हैं और मेरी किताब विल बी जस्ट अनदर एडिशन। एंड आई एम अ ट्रू वर्गो इन द सेंस कि मैं इतनी सेल्फ क्रिटिकल हूँ, मैं दूसरों की किताबों में इतनी गलतियां निकालती थी। तो सोचो जब मैंने लिखना शुरू करा, 3-4 पेजेस लिखे, अगली बार जब उसे रीड करा मुझे लगा कि क्या बकवास लिखा है मैंने, और पूरा उड़ा दिया। फिर दोबारा बहुत शुरू लोग किया। होते हैं ना कि बुक लिखना स्टार्ट करते हैं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, आप हिमांशु, दैट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। देखो मैं दूसरों की गलतियां निकालती हूँ, आपको अंदाजा नहीं है, मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि मेरी किताब मेरे नाम से बाहर जा रही है, तो उसमें कितने लोग तो सिर्फ इसीलिए क्रिटिकल हैं क्योंकि वी हैव रिजेक्टेड देयर बुक्स। इट वाज अ वेरी वेरी बिग फियर, बट आई थिंक I found my calling for 2 reasons. One, I shifted to writing for children because I realized storytelling सिर्फ बड़ों के लिए तो नहीं है ना, छोटों को जल्दी स्टार्ट करेंगे तो वो अच्छे रीडर्स बड़े होके बनेंगे। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बट अच्छा रहेगा। और दूसरा, आई वाज बिजी विद माय सन, जो वो खुद ही बहुत कहानीकार है। तो वो कहता था मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर आप कोई नई कहानी नहीं सुनाओगे। तो मैं ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत उसको सुना देती थी बना के। अरे मैं डेली दिन की 2 स्टोरी सुना रहा हूँ बस। और फिर वो अगले दिन पूछता था आपने जो कल कहानी सुनाई थी मुझे वही सुननी है। मुझे याद नहीं होता था क्योंकि मैंने तो ऐसी बना दी थी। नहीं और तो कुछ गलत बोल दूं तो वो टोक देता था। माय बुक रिदम रॉजर हैपेंड लाइक दिस। ओ सेम, क्योंकि मेरा बेटे का नाम रिदम है तो मैं उसको रिदम रॉजर नाम से स्टोरी सुनाता था। फिर मैंने वॉइस नोट बनाने शुरू कर दिए कि स्पीकर ऑन मैंने वॉइस नोट तो नहीं बनाया, मैं उसको सुनाता रहा। और मैं इस तरह की जब मैं उसको स्टोरी सुनाता हूँ बहुत अच्छे से सुनता है, सो जाता है। हाँ सेम। तो वो कल चलती या तो खाना खिलाना था। हाँ, तो मुझे लगा कि ना ये कहानी बहुत बेटर है, इसको लिख देते हैं। दैट्स हाउ आई रोट रिदम रॉजर। So you can relate. हाँ, और also I realize कि ये सिंड्रेला, पिनोकियो बच्चे टीवी में भी देख रहे हैं, किताबों में भी पढ़ रहे हैं, इंडियन स्टोरीज कहीं नहीं है। तो मैंने रामायण महाभारत से स्टोरीज उठाई क्योंकि मेरा खुद का इंक्लिनेशन माइथोलॉजी, एपिक्स, इन सब की तरफ ज्यादा है। बट एक क्वेश्चन है इसमें मेरा। See, frankly, I have not read those books जो आपने लिखी है माइथोलॉजी वाली, क्योंकि किड्स की हैं तो मैंने नहीं पढ़ी हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी क्या हो रहा है, जैसे क्योंकि मैं माइथोलॉजी बहुत पढ़ता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट के लिए करना है, प्लस मेरा इंटरेस्ट भी है, तो मैं रामायण महाभारत सब बहुत पढ़ा है। इवन मैंने मिशी को ना रामायण महाभारत पूरी सुना दी है। अब तो आपको कुछ कहानी सुनाओगे ना, कहेगी तो मैंने सुनी है, इतना सुन कर लिया। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि ना आजकल जो एनिमेटेड मूवीज आ रहे हैं रामायण पे, महाभारत पे, या बहुत सारे कार्टून शोज आ रहे हैं, ये सारे ना माइथोलॉजी को पूरा माइथोलॉजी बनाते जा रहे हैं।
मतलब उसको पूरा ट्विस्ट कर दिया है, कहानी को तोड़ मरोड़ दिया है, कुछ का कुछ बना दिया है। सो व्हेन यू रोट दैट माइथोलॉजिकल बुक फॉर किड्स, हाउ यू एंश्योर्ड कि वो जेन्युइनिटी रहे उसमें, किड्स तक सही नॉलेज पहुंचे, या आपने भी उसको तोड़ा मरोड़ा है? तोड़ने मरोड़ने की ना जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो एमफिल अपनी की थी वो कंपैरेटिव लिटरेचर में की थी और मेरी स्टडी रावण के कैरेक्टर पे थी। Okay. तो मैंने एमफिल के दौरान ही कुछ 8 या 9 रामायण के अलग अलग वर्जन्स पढ़े थे। तो मुझे तभी समझ में आ गया था कि रामायण हर वर्जन बहुत अलग है। अगर आप साउथ इंडियन रामायण की तरफ जाते हैं तो वो द्रविडियन कल्चर की वजह से रावण को इतना विलन टाइप में नहीं पोर्ट्रे करते। हाँ। अगर आप बंगाली रामायण की तरफ जाते हैं तो वहां पे श्री राम देवी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ईस्टर्न साइड में आप देवी पूजन ज्यादा देखते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अर्ली ऑन समझ आ गई थी कि हर वर्जन लोकल पॉपुलेशन को समझाने के लिए आसान किया गया वर्जन है, उसका कोई ओरिजिनल वर्जन है नहीं। जैसे वाल्मीकि रामायण में श्री राम को एक राजा के तौर पे दिखाया गया है, उनको भगवान राम रामचरितमानस तक आते आते बना, क्योंकि भक्ति काल चल रहा है, भक्ति मूवमेंट में पूरा वो चीज सब ऐड होती जा रही है। तो इन सब किताबों में हर स्टोरीज का अलग वर्जन है। एक अद्भुत रामायण में तो देयर इज एन एपिसोड जहाँ ये कुटिया जब इन्होंने जंगल में जाके वनवास के टाइम पे बनाई है, तो श्री राम और सीता जी का एक स्विमिंग कंपटीशन है और उन्होंने लक्ष्मण को वहां पे रेफरी बनाया है कि चीटिंग नहीं होनी चाहिए और देखते हैं कि कौन जीतता है। अभी आप ऐसे टाइम पे ये बोलेंगे तो कहेंगे कि आप इसको भी कमर्शियल कर रहे हो आपने, और ये मैंने किताब में स्टोरी लिखी है और उसके रेफरेंस सेक्शन में उन सब रामायण के नाम है जहां से ये स्टोरी ली गई है। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से कोई स्टोरी नहीं बनाई, मेरा उसमें सिर्फ नैरेशन है कि मैं नरेट कर रही हूँ इस तरीके से कि अगर कोई पढ़ भी रहा है लाइन बाय लाइन तो वो एक स्टोरी टेलर की तरह आएगा ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। लेकिन वो स्टोरी एज इट इज उसी रामायण से ली गई वो है। बेटर है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है ना, लोग बच्चों को जब दिखाओ ना तो लगता है कि यार कुछ और, जैसे कृष्णा करके आता है, वो कभी बेटी देखती है तो मुझे लगता है इसको बंद कर दो, वो कुछ भी स्टोरी बना रखी है, अंड शंड पता नहीं कौन से राक्षस आ गए, फिर उन राक्षस को मार रहे, हर एपिसोड में एक नया राक्षस आ जाता है, फिर उसको मारने लगते हैं, मगर पूरी स्टोरी तोड़ मरोड़ दी है। डिजिटल मीडिया के होने से एक तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। आप पहले मैंने खुद दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, साहित्य अकादमी की लाइब्रेरी में बैठ के घंटों इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के नाम रिसर्च कर करके अपना 2012 जब मैंने एमफिल खत्म की थी तो मुझे पता है डिजिटल रिकॉर्ड इतने नहीं होते थे, ढूंढना बहुत मुश्किल था। अभी सिर्फ कंट्रोल F करके आपको वो वर्ड लिखना है, की वर्ड लिखना है और सब गूगल बुक्स विल गेट इट इन फ्रंट ऑफ यू इन 2 सेकेंड्स। तो क्योंकि लोगों के पास रिसर्च करना आसान हो गया है, इंटरप्रिटेशंस मल्टीपल हैं, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव को इतनी हवा दे दी गई है कि आप किसी भी चीज से कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, एंड दैट इज राइट। सही है, क्योंकि कोई सही या गलत बताने वाला। हाँ, माइथोलॉजी के केस में तो स्पेशली ये मैं बता रहा हूँ, 10 लोग इस पे कमेंट डाल देंगे कि माइथोलॉजी क्यों बोल रहे हो, हिस्ट्री है। बोलो। हाँ, मेरे पास हो चुका है कई बार ऐसा। नहीं, मेरे साथ हमेशा होता है ऐसा, बट ठीक है। बट माइथोलॉजी में जो पहला वर्ड है ना वो माय है। हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग है। इट इज माय इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट आई एम रीडिंग, तो उसमें कुछ 100% सही या गलत नहीं हो सकता। डेफिनेटली। अच्छा, एडिटिंग पे एक फिर क्वेश्चन है मेरे पास, बिकॉज ऑफ एआई, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ना एआई से ही पूरी नॉवेल लिख दे रहे हैं। ओके, सो एज एन एडिटर व्हाट चैलेंजेस यू हैव स्टार्टेड फेसिंग बिकॉज ऑफ एआई? क्या एक तो दो अब तो प्रोस्पेक्ट है, एक तो ये कि हाँ किसी ने स्टोरी लिखी, अपने पैराग्राफ को, अपने चैप्टर को एआई में डाला, चैट जीपीटी में, कहा कि इसको प्रॉपर एडिट कर दो, सो ऑब्वियसली वो ग्रामर, कॉमा, मिस्टेक्स, वो सारे स्पेलिंग सही कर देगा। एक दैट इज वन वे ऑफ एडिटिंग, नहीं है, बेसिक एडिटिंग जिसको हम बोलते हैं। सेकंड की सीक्वेंस डाला और फिर उसके बाद नीचे लिखा था ना, शुड आई कंटिन्यू द स्टोरी, यस, फिर नेक्स्ट चैप्टर आ गया, फिर यस, नेक्स्ट 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 चलता जा रहा है। सो एज एन एडिटर हाउ यू कैच दीज थिंग्स एंड व्हाट चैलेंजेस यू फेस इन दिस? टेक्नोलॉजी पे ही जाएं तो पहली चीज तो है कि हर स्क्रिप्ट को हम प्लेजरिज्म चेकर से थरली रन थ्रू करते हैं, क्योंकि एज अ पब्लिशर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि गलत कंटेंट नहीं जा रहा है। एआई तो अब आया है, कुछ 3-4 साल पहले ऐसी किताब भी थी जहां पूरे पूरे चैप्टर्स किसी ने विकिपीडिया से उठाकर लिख दिए थे, एंड दे डिड नॉट इवन नो दैट इट इज प्लेजरिज्म। वो चेक्स आपके चैट जीपीटी के राइटिंग को तो नहीं पकड़ पाता ना, जब तक कि वो कहीं किसी पकड़ कोड सकते हैं, पढ़ के पकड़ सकते हो, कहीं कोड है तो नहीं आपको पकड़ पता पाओगे। चल जाएगा कि ये इन्होंने नहीं लिखा। वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ईमेल पे, वो आपसे फोन पे बात कर रहे हैं, ऑथर वो आपके साथ हर चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपको पता है वो किस लेवल तक सोच सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, और उनका
जनरल थिंकिंग प्रोसेस क्या है। आप जब किताब पढ़ते हैं, कई बार वो इतना ग्लेयरिंग मिसमैच होता है कि हम आपस में हंसते हैं कि ये चीज इन्होंने नहीं लिखी है। वो बहुत एविडेंट होता है। अब आप ये कह लें कि हम 18-20 साल से यही काम कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो हमें शायद जल्दी पकड़ में आता है। लेकिन अगर आप एआई से लिखी हुई 3 या 4 किताबें एक के बाद एक पढ़ लेंगे ना, आप भी पहचान जाएंगे। देयर आर वेरी क्लियर मार्कर्स, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस को, हाँ, ऑल्दो even then longer sentences, some phrases that are connectors that are used is very common. It is repetition. हम आपस में बात करते हैं कि ये इतना repetitive है कि हम अब देखकर guess कर सकते हैं कि ये AI से लिखा हुआ है। dashes use करने का तरीका, font का तरीका, paragraph break का तरीका, कुछ 6-7 scripts देखने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि ये plus plagiarism checker एक mandatory thing हो जाता है फिर कि but as an author मतलब don't you think कि हाँ for example मैंने एक पैराग्राफ लिखा, I have written it in my way, जैसे मैं लिखता हूँ, फिर मैंने चैट जीपीटी में डाला, कहा कि just correct the basic grammar and spellings, and then it gives an output without changing the words, sentence or paragraph, then it's fine as an editor. देखो, as long as it is used to fix the technical errors, I think it is okay. बिकॉज वो एक लेयर ऑफ कॉन्फिडेंस ऐड करता है ऑथर में। जो पहले लोग बैकफुट पे थे कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या ये रॉ ड्राफ्ट है, इसमें हमने एडिटिंग नहीं की है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है उन्हें कि एक बेसिक टेक्निकल चेक हुआ है। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा बहुत कम करता है कि उसमें छेड़खानी ना करे और सिर्फ ग्रामर फिक्स करके दे दे। You need to get the prompt correctly. हाँ, so but then not everyone. मैंने ट्राई किया, मैंने अपना एक चैप्टर दिया, मैंने कहा इसको एडिट करना है बेसिक, उसने पता नहीं पूरा चैप्टर ही बदल दिया मेरा। Then I again gave a different prompt कि only basic grammar and spelling checks. तब उसने फिर वो इसका prompt भी मैंने 3-4 बार different prompt, then I realized कि हाँ ये देने पे then it gives the only corrects these small mistakes. वो मैंने prompt save करके रख लिया, फिर मैंने कहा जब भी ऐसा कुछ कराऊँ तो इस prompt को use करेंगे। Otherwise वो words ही change कर देता है। Words change करता है और वो बहुत आप देखेंगे formulaic हो जाता है। जो मैं इमोशनल कनेक्ट की बात कर रही थी ना, जो एआई से रिटन चीज होगी वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। उसके वर्ड्स बहुत बेहतरीन होंगे, इम्पैक्टफुल राइटिंग, इम्पेकेबल राइटिंग स्किल्स, नो टेक्निकल एरर्स, परफेक्ट ग्रामर, बट नो इमोशंस। ऐसी किताब का कोई फायदा ही नहीं होता। हम पढ़ के जज कर सकते हैं। हाँ, परफेक्ट। अच्छा, मैं लास्ट राउंड पे आ गया हूँ। I'll just throw a rapid fire. You need to give me a quick answers. Okay. So first question is Oxford comma, hero or villain? Villain. Why? In general, I think it's a very, वो बार बार आता है, वो बीच में मुझे ना बहुत आंखों को खटकता है, क्योंकि हमारी सब किताबों में आपको मिलेगा। We are very particular about putting it, but I personally don't like it. It's just there unnecessarily. अच्छा, worst opening line you've ever read? Once Upon a Time. That's the most used also. And I think that इसकी book भी है ना, Once Upon a Time is a book, and I loved that book. When I was kid, I used to read. उसमें multiple stories है, which every book story starts with Once Upon a Time. वो मेरे पास book थी, इतनी पतली थी, मैं उसको कई बार read करता था. I always used to carry with. मैं आपको बताऊं, as an editor मुझे क्या लगता है, वो एक लाइन इतने बच्चों की क्रिएटिविटी को हैम्पर करता है। अच्छा। अगर मेरा बच्चा स्टोरी लिखना शुरू करेगा, वो वंस अपॉन अ टाइम से ही करेगा। स्कूल में वही सिखाते हैं। उसने हर जगह वही पढ़ा है, वही सुना है। आपने गैब्रियल गार्सिया मार्केस की किताबें पढ़ी हैं? वन ऑफ द ऑथर्स दैट आई एब्सोल्युटली लव। वो स्टोरी का पहला लाइन उनकी पूरी नॉवेल का सस्पेंस होता है। आपको उनके नॉवेल की पहली लाइन में पता है कि क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, फिर भी आप पूरी किताब पढ़ते हैं। वो इनोवेटिव है। अब अगर एज अ क्रिएटिव राइटर माई सेल्फ, जो बच्चों के साथ काम करती हूँ मैं, और हम क्रिएटिव राइटिंग पे इतने लेसन्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, एडिटिंग करते हैं, मुझे लगता है कोई भी चीज जो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट कर देती है कि ये पक्का काम करेगा, लेट्स स्टिक टू इट, इट इज अ सेफर बेट, वो आपकी क्रिएटिविटी को हैम्पर करती है। वंस अपॉन अ टाइम से मेरा पर्सनली कोई वो नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि ये एक सेफर बेट है, जिसकी वजह से राइटर्स एक्सपेरिमेंट करने से घबरा जाते हैं। The next one is adverbs. Vanish or befriend? A mix of both, I think. Okay. क्योंकि कई बार they add a lot of beauty to the sentence. वो लिखने वाले की कला पे है और बाकी एडिटर के आर्टिस्ट्री पे है, क्या होता है, लेकिन I think a mix of both. Okay, one font you would outflow is in manuscript. Which I don't like. Arial. है ना, मुझे it is just
मुझे so बिल्कुल blunt. हाँ, I don't मुझे know बिल्कुल what सही is लगता है wrong वो। with it, but it's just very मैं तो हर मतलब लिखता attitude हूँ से तो भरा हुआ font है वो, हाँ, मुझे नहीं हमें पसंद। मैंने वो ग्रामाउंट हाँ, करके क्या, Garamond. हाँ ग्यारह मुझे वो बड़ा पसंद आता है। आप कॉमिक सॉन्ग्स देखो, वो ऐसा कर्वी फॉन्ट है, हाँ ऐसा ना नाइस एंड अप्रोचेबल फॉन्ट लगता है। हाँ It is like some खड़ूस uncle standing there हाँ, that you can't मैं approach. कभी नहीं लिखता उसमें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता वो। खड़ूस auntie also. Sorry, I'm not being gender biased here. मेरी आंखें खराब हो गई, मुझे पास का दिखता है। Age is I need, catching up. I need, मैंने आज दाढ़ी भी नहीं बनाई, कुछ लोगों को दिखाना है मेरी एज। स्मिता ने फोटो भेजा था उस पे ग्रुप पे हाँ, ना, थैंक यू, आई हैड अ गुड टाइम। I आई टोल्ड हर intentionally, आई एम ओवर ड्रेस्ड फॉर द पॉडकास्ट। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत तैयार होके आ गई हूँ। no, जैसे कि नहीं, I कोई बात told नहीं। Smita what happened today. Because of the AQI levels, हाँ and my office work is going on the peak level. I'm हाँ। working whole night. तो ओ मैं फ्राइडे को I was working till very late 2-3 तक। तो कल मैं दिन भर सोता रहा। Saturday I was like whole day I was sleeping. सोना ना, मुझे 2-3 बार उठाया भी कि एयर प्योरीफायर लेना है, चलो चलो, बट I was like laid down, मेरे को नहीं जाना था कहीं, मैं दिन भर निकाल दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको बताया नहीं था कि आज मेरे पॉडकास्ट शूट है। शी वॉज रेडी इन द मॉर्निंग कि चलो एयर प्योरीफायर लेने। मैं कहा मेरे तो पॉडकास्ट शूट है। मैंने कहा नहीं, आज तो जानी पड़ेगा। सो आई वेंट, मैं पहले एयर प्योरीफायर्स लेने गया, वो देखे देखे, देन आई ड्रॉप देम बैक, फिर वहां से भाग के आया। फिर मैंने सोचा कि शेव कर लेता हूँ, फिर मैंने कहा चलो आज ना लीडरशिप पे पॉडकास्ट है, एडिटिंग पे, तो आई वांट टू बी सम ग्रे हेयर्स। मुझे बताते, मैं अभी चश्मा लगा के आती, थोड़ा सीरियस लुक आता। सीरियस लुक आता। चश्मा मेरा सिर पे ही रहता है, वैसे कोई फायदा नहीं होता लगाने का, वो यहीं पे रहता है। नहीं, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, पास वाला लग गया है, ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। दूर वाला मेरा 0 हो आई गया है, पास वाला आ गया है। अब उसको मैं लगा के पढ़ता हूँ तो दिखता है, फिर ऊपर देखता हूँ तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो या तो मेरा भी यहाँ रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड। वो प्रॉब्लम हो गया। ओके, द नेक्स्ट वन इज ड्रीम ऑथर टू एडिट, डेड और अलाइव। नो डेड ने तो जितना लिखना था लिख दिया। अलाइव, आई थिंक पहले वाले ऑथर्स ना बहुत ज्यादा रिजिड थे कि जो हमने लिखा है वो ही सही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर राइटिंग लिटरेरी फिक्शन, अर्लियर ऑथर्स। आप कोई भी ले लें, आप सलमान रुश्दी ले लें, आप कोई भी रविन्द्रनाथ टैगोर ले लो, ले लें आप, टैगोर। हाँ, वो तो मतलब ऐसा है कि जो हमने लिखा है वो सही है, आप एज इट इज कर लीजिए। वो हिम्मत नहीं होती थी कोई, आप फीडबैक नहीं दे सकते थे। द करंट क्रॉप आई थिंक इज वेरी ओपन टू फीडबैक, क्योंकि उनको ये भी पता है कि लोग किताबें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमने लिखी है, बल्कि वो उससे कुछ सीखना चाहते हैं, उससे कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो वी विल हैव टू केटर टू व्हाट दे आर सेइंग। तो मैं स्टोरी वाइज जाती हूँ, देखो जो अच्छी स्टोरी लिख दे। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई लव्ड वर्किंग विद प्रीति शेनॉय, बिकॉज उनकी राइटिंग बहुत वैसी टाइप की है जैसे मुझे पर्सनली पढ़नी भी पसंद है। आई लव्ड वर्किंग। ग्रेट। पैसिव वॉइस, पैट पीव और प्लॉट डिवाइस? I think a little bit of everything. मैं तो बहुत ही बैलेंस पर्सन हूँ। ऐसे these work like spices in the manuscript. एक कम होगा, दूसरा ज्यादा होगा तो मजा नहीं आएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल दो, ड्रामेटिक फ्लेयर्स डालो, ड्रामेटिक ट्विस्ट डालो, एंडिंग ऐसी कर दो कि लोग सपने में भी नहीं सोच पाए कि ये एंडिंग होगी। We had one particular author जिनके एंडिंग्स इतने शॉकिंग होते थे कि वो मैन्युस्क्रिप्ट आते ही, चाहे टाइमलाइन 6 हफ्ते का है, वो आते ही 6 घंटे में हम पढ़ लेते थे कि इसमें क्या प्लॉट ट्विस्ट होगा। सो आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग वर्क्स। परफेक्ट। बेस्ट एक्सक्यूज एन ऑथर गिव फॉर अ लेट रिवीजन? I love the edits that you have made, so I'm going through them line by line multiple times. हमें पता है उन्होंने अभी तक खोल के भी नहीं देखा कि कैसा लग रहा है। 1-2 बार की बात तो ना पढ़ते भी। अच्छा, इतना ट्रस्ट भी we can live with कि आपको इतना भरोसा तो है ना कि इन्होंने सही काम किया होगा। क्या होता है, एक बार तो जब पहले लिखी, फिर एक बार खुद पढ़ी कि हाँ भाई कुछ सही है गलत है, फिर भेजी, फिर आपने भेजा वापस, चलो फर्स्ट टाइम रीड भी कर ली कि हाँ क्या क्या हटा दिया, क्या कर। हाँ, उसके बाद फिर हमने फिर भेजी, आपने फिर भेज दी वापस। उसका लगता है अरे छोड़ो यार, तो जो है ना एक्सेप्ट करो। क्योंकि अपनी कहानी पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। उसके बाद मुझे तो लगता है आप एरर्स एलिमिनेट करने के लिए पढ़ रहे हो, पर एरर्स दिखनी ही बंद हो जाती हैं। हाँ। दूसरी चीज, हमारा इन हाउस पॉलिसी है अमंग द एडिटोरियल डिपार्टमेंट आल्सो कि जो एडिटिंग कर रहा है, प्रूफ रीडिंग कर रहा है, उसके अलावा थर्ड पर्सन विल प्रूफ रीड द फाइल बिफोर इट इज क्लोज्ड, क्योंकि जो 2 या 3 बार पढ़ चुका है उसको नहीं कुछ नजर नहीं आएगा। मैंने आज तक अपनी कोई भी किताब पब्लिश होने के बाद नहीं पढ़ी है। मैं कई बार सोचा कि अपनी बुक खुद की ना रीड करते हैं। इतने साल हो गए एडिटिंग करते हुए,
पीपल विल टेल मी आपने बहुत अच्छी एडिटिंग करी है। मैंने जैसे जैसे ब्लूपर्स करे हैं ना किताबों में, प्रिंटेड बुक्स में, आई एम नॉट प्राउड ऑफ देम, बट द ओनली एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव कि आप कोई चीज बार बार पढ़ते हैं तो स्किप हो जाती है। एक किताब में हमने नीरज चोपड़ा का मेंशन देना था, एथलीट, और उसकी जगह नीरजा चोपड़ा चला गया था, सिर्फ ए और जे हाँ स्वैप हुआ है। लेकिन क्योंकि हम इतनी बार पढ़ चुके थे, ध्यान ही नहीं मैं आ इतनी बार पढ़ चुकी थी कि वो गया और वो प्रिंट में गया, और उसके बाद बहुत गालियां पड़ी उसके लिए, बट मेरे ये सब पास हो कई बार जाता जब है। मेरी बुक आती है उसके बाद ना जो रिव्यूअर्स हैं वो कई बार भेज देते हैं, ये सर दिस गलत है। पेज नंबर दिस इज द स्पेलिंग मिस्टेक, दिस पेज नंबर दिस इज, मैं कहता हूँ ठीक है भेज दे भाई, आप अनूप हो से गई। पूछो, कोई नई किताब अगर प्रिंट होके आई है ना, एकदम फ्रेश ऑफ द प्रेस, पीपल आर एक्साइटेड टू लुक एट द बुक, मैं हाँ हाथ नहीं लगाती। मेरा बहुत रिकॉर्ड खराब है, मुझे प्रिंटेड किताब उठाते ही एक गलती दिख जाती है, उठाया और दिख गई। मतलब अभी चिल्ड्रंस बुक वी डिड एंड इट वाज नॉट इवन आवर फॉल्ट, एंड उसमें हमने स्टॉक फोटो कोई लिया, डाउनलोड करा, पेड फोटो, but the designer accidentally forgot to replace the photo, हम्म। and that sample that came to us had the watermark, और वो किसी को नहीं दिखा, और वो सबसे पहले उठाते ही मुझे पहले वाटरमार्क ही दिखा। तो मुझे लगता है मैं जिंक्स्ड हूँ, कोई नई किताब को मैं हाथ नहीं लगाती जब तक कोई और सब देख नहीं लेते। सही है। So the next point is head hopping, chaotic evil or chaotic good? Chaotic evil, evil is always better, evil is always more interesting to read about, उसका काउंटर करने के लिए गुड तो निकल ही आएगा, लाना ही गुड तो पड़ेगा। बहुत सारे हो गए ना, इविल में जरा वेरियस शेड्स। आप ऑफ कोर्स, अगर आप केवल गुलशन ग्रोवर को ही देख लो तो कितने सारे शेड्स हाँ वो गुलशन ग्रोवर ही आ रहा है। सीरियसली मतलब मैं मुझे भी लगता है इविल्स के बहुत सारे शेड हैं। आई एम राइटिंग वन थ्रिलर जिसमें इविल इज एन 82 ईयर ओल्ड मैन एंड ही कीप्स स्माइलिंग, हाउ क्रीपी। he keeps smiling, he just he even cannot even to walk properly, but he says that he has done 7 crimes. So I try to keep bring out various shades of evils. Even मेरे Game of Death में it's a complete thriller, but you will not find out who is that evil. Well, everyone is a good and everyone is an evil. Of course, so now that difference between good and evil is not that clean a divide. I mean, I can choose to be evil at a certain time. I am evil for everyone who I'm rejecting. I am good for everyone who's working with me. It is as simple as that. Okay, although last question I know the answer, but still, coffee or tea while slashing red ink? Don't say hot chocolate. No, no. Hot chocolate पी के जितने manuscripts होते हैं वो सब बहुत अच्छे लगते हैं. So, tea. अच्छा, what's the most common pacing killer in debut novel and you go to fix? Too much description. I always say that anything which has to be pacey has to be event centric. अगर कुछ ना कुछ होता नहीं रहेगा तो reader will lose interest. अभी वो टाइम नहीं है कि आप एक कमरे में घुसे हो, फिर आप पर्दे डिस्क्राइब करोगे, फिर आप सोफा बताओगे कहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले कट होता है डिस्क्रिप्शन, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द वर्ड काउंट या कुछ, पर आप खुद सोचो, आप जब विजुअली कुछ वॉच कर रहे हो, वो विजुअल सेंसर आपका ऑटोमेटिकली पिक करेगा कि एक बार कैमरा घुमा, आपने सब देख लिया कमरे में, क्या लाइक योर आईज। नॉवेल्स में लोग वही डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, बट दैट स्लोज इट डाउन टेरिबली। आई ट्राइड दिस इन माय गेम ऑफ डेथ। मेरे दिमाग में था क्योंकि गेम ऑफ डेथ इज कंप्लीटली अ जेन-ज़ी स्टोरी, सारे कैरेक्टर्स 17-18 इयर्स के हैं एक्सेप्ट देयर पेरेंट्स, सारा कुछ। तो मेरे दिमाग में था कि जब जेन-ज़ी पढ़ेगा दे आर इनटू स्वैपिंग, एक मिनट से तो रील नहीं देख सकते, सो दे कैन नॉट बी इन वन चैप्टर फॉर से 30 मोर देन 30 मिनट्स। सो अगर आप गेम ऑफ डेथ के देखोगे ऑल चैप्टर्स आर वेरी क्रिस्प, मतलब within 2 to 3 पे you will flip another chapter, and that's what I did. So and I think those reviews में भी देखो तो लोग वही लिख रहे हैं कि small chapter, crisp chapter, फटाफट फटाफट खत्म हो रही है। So I think that is very important nowadays. Descriptions are a dampener if you are writing a pacey story. Pacey story. अच्छा एक चीज और होता है, मतलब कई लोग कहते हैं ना जैसे कि आपने नॉवेल लिखा तो कुछ एडिटर्स कहेंगे इसमें ना थोड़ा मसाला डालो, थोड़ा कुछ एरोटिक डाल दो, कुछ सेक्स सीन्स डाल दो, ये सब डाल दो। तो ऐसे भी आपके रिक्वेस्ट आते होंगे अभी, या ऐसी स्क्रिप्ट आती होंगी जानबूझ के डाला होगा कि बाइक बुक बिक जाए? Not anymore. I'll be very honest. There was a time जब ऐसा होता था और हम बहुत हंसते थे वो पढ़ के, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया गया है, इट डजंट ब्लेंड इन सीमलेसली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो एज इट इज रिमूव कर दिया जाता था। और हम हमेशा से ये कहते रहे हैं, क्योंकि वी ऑलवेज से सृष्टि हैज बीन अ ब्रांड फॉर द यूथ, और
अगर आप इंटीमेसी की बात कर रहे हैं तो वो एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है. Why would you want to word it out word by word? आप उसको सजेस्टिव रख सकते हो and then you can let them continue or imagine the way they wanted to. लेकिन ऐसा word by word explain करने से मुझे तो बहुत funny लगता था. हम लोग we used to ask them to cut it out. There are famous authors. Most people follow them in brand. देख लो आप in Instagram, huge followership. रोमांस लिखते हैं. मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं एंड समवेयर आई फाउंड कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू कोट हिम, बट रोमांस चलते थे, अचानक से समथिंग बीच में और वो अच्छा बिग लॉन्ग सीन, फिर समझ में आता क्यों आया, कहाँ आया, क्यों चला गया, एंड इट्स हॉट सेलिंग. Well, I think that's why, they want every kind of reader to come and pick it up. जिसको इमोशन के लिए पढ़ना है वो इमोशन के लिए पढ़ सकता है, जिसको इरोटिका के लिए पढ़ना है वो इरोटिका के लिए पढ़ सकता है. बट आई ऑलवेज फील कि जहाँ जरूरत है वहाँ होना चाहिए. आई डोंट से कि आई हैव नॉट रिटन. मेरी बुक है शी इरेज्ड हर. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इरोटिक थ्रिलर. आई एम नॉट नोन अगर आपने कहीं पढ़ी हो, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इरोटिक थ्रिलर. एंड वाई? बिकॉज वो स्टोरी की डिमांड थी. वो स्टोरी ऐसी थी कि वहां मैं उसके बिना लिख ही नहीं सकता था. बिकॉज दैट कंटेंट इज दैट्स इट्स अ रेप स्टोरी ऑफ अ रेप्ड गर्ल एंड शी इज टेकिंग अ रिवेंज यूजिंग हर बॉडी. सो आई हैव टू यूज दैट कंटेंट. बट ऑब्वियसली मैं अपनी बुक्स में जनरली नहीं लिखता ऐसा कुछ. मेरी किसी बुक में ऐसा सीन नहीं, बट यस दैट बुक वाज ऑन दैट बेसिस और वो बुक बहुत बिकी. आई गॉट अ मूवी कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट. So you know why it sells. So if somebody wants to put it because it sells, then I can understand where they're coming from. हाँ. Okay, so on your personal experiences, और कोई ऑथर जिन्होंने कुछ ऐसा लिखा हो जो आपको लगता हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, और एडिटर आपने काट दिया वो, एंड देन ऑथर वो से कि नहीं मैं तो रखूंगा, आपको रखना पड़ेगा, मे बी बिकॉज you edit for politicians also, you edit for famous authors also, famous influencers, everyone is there. तो कुछ ऐसे लोग होते हैं नहीं मैंने जो बोल दिया करना है, then what? See, there is a mental moral compass. अगर मुझे किताब पढ़ के लग रहा है ये नहीं जाना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेक श्योर कि नहीं जाएगा. कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं बोल रही हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं जाएगा, ऑथर बहुत इंसिस्ट कर रहा है कि जाएगा ही जाएगा, तो वी हैव क्रिएटेड 2 कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट. एक जिसमें वो हटाया गया है, मैंने एडिट किया हुआ है, एक जो ओरिजिनल है जो ऑथर इंसिस्ट कर रहा है, और फिर वो हैप्पीली अरूप को दे देते हैं या टीम में और लोगों को दे देते हैं वोट लेने के लिए कि कौन सा एज अ रीडर पर्सपेक्टिव आपको बेटर लग रहा है, और उस वोट के हिसाब से जाते हैं. अब अगर उसमें ऑथर का ओरिजिनल जीत जाता है, आई एम वेरी हैप्पी. अगर रीडर को वो समझ में आ रहा है, पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो नहीं, तो आप सिंपल केस बता रहे हो मुझे. अब मैं कह रहा हूँ एक ऐसा ऑथर है कि हमने कहा है हटाना और उसने कहा बिहार का कोई दबंग नेता है, तो हम जाने देंगे ना. अब वो कह रहा है कि ये तो डालना है. एडिटिंग और भी तो किताबों की करनी है, जान थोड़ी देनी है. I have had a very, I mean, related to it. This was long ago, and this person that I'm talking about, he was at a very high post in the government of Gujarat. I was 10 साल पहले की बात होगी, तो मैं young थी, and he was quite old, and he always insisted on meeting personally. किताब पे काम चल रहा है, सब आराम से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन whatever he was writing in the book, जो आप कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव इरोटिक सीन्स, वो उन्हीं पे एट लेंथ चर्चा भी करना चाहते हैं कि मुझे लगता है ये लाइन ऐसे नहीं लिखनी चाहिए, ऐसे लिखनी चाहिए, एंड इट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन टू बी इन. तो उस केस में फिर वी लेट इट बी एज इट इज आइदर, और वी डिसाइड टू नॉट डू इट. वो एक टीम कॉल है कि मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए, ये एक अनकंफर्टेबल पोजीशन है. वी हैव एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर सच बिहेवियर. तो हमने ऐसी किताबें करने से ही मना कर दिया है जहां हमें लग रहा है कि इट इज क्रॉसिंग द लाइन. हाँ, so ये भी एक चेक है, एक रेड फ्लैग है कि इनिशियली आप देखते हो कौन सी बुक्स. अगर आप एज अ पर्सन वर्किंग ऑन द बुक सेफ ही नहीं फील कर रहे हैं, द बुक, आपको पता है बुक पे काम करना पहला स्टेज है, उसके बाद किताब की पब्लिसिटी होगी, आप कितने लोगों से मिलेंगे, किताब बाहर जा रही है, आपके बैनर के अंडर जा रही है, तो अगर कुछ बहुत हार्मलेस है तो वो जाने देते हैं. वो इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, अच्छा ठीक है जाने दो, ऑथर का कॉपीराइट है, ऑथर के वर्ड्स हैं, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा. अगर लोगों को नहीं पसंद आएगा वो ऑथर से कहेंगे, लेकिन अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल है या कुछ डिस्कम्फर्ट है ऑन अ पर्सनल लेवल बिकॉज ऑफ दैट, तो फिर तो एकदम नहीं जाएगा. एक बार कमिटमेंट कर दी तो हम अपनी भी नहीं सुनते, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. आजकल बहुत सारा नॉन फिक्शन पे फोकस है, हर किसी को लग रहा है कि नॉन फिक्शन बिक रहा है तो नॉन फिक्शन लिखो.
जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है वो एआई से ढूंढ कर रिच डैड पुअर डैड लिख रहा है। जिसको मोटिवेशन नहीं आता वही मोटिवेशन कर रहा है, जिसको डाइट नहीं आता वो डाइट पे किताब लिख रहा है। सो हाउ एज एन एडिटर यू डिसाइड कि ये नॉन फिक्शन जेन्युइन है, ये नॉन फिक्शन जेन्युइन नहीं है? क्योंकि आजकल एआई के बेस पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेके निकाल सकते हो। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, अगर मेडिकल एडवाइस है तो सर्टिफाइड डॉक्टर या कोई सर्टिफाइड पर्सन होना चाहिए जिसके पास एक्चुअल में डिग्री है ये एडवाइस देने की। हाँ। अगर फाइनेंस एडवाइस है तो उसके पास फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत बेसिक है। मतलब अगर मैं विमेंस हेल्थ पे बुक कर रही हूँ और उसमें कोई डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है या कोई ऐसा इन्वॉल्व नहीं है जैसे गायनेकोलॉजिकल केसेस की नॉलेज हो, देन इट डजंट मेक एनी सेंस। मैं ही क्यों पढ़ूंगी? सही बात है। हमने जो So that means any non-fiction if you're writing, you should be certified for that. Of course, the author should have the knowledge required for the ज्ञान that they are giving. जैसे आप लीडरशिप की अभी आप स्मिता के साथ बात कर रहे थे, she has a degree from universities in India, top universities in India, abroad. Exactly. So IIM से आपको पता है credible source है, वो बात करते हैं आपको पता चल जाएगा कि knowledge है, इसीलिए वहां तक पहुंचा है। नॉन फिक्शन का बहुत सिंपल है, हर कोई फिक्शन तो कोई भी लिख सकता है। नॉन फिक्शन अगर कोई स्पेशलिस्ट है केस में, उसके पास उसकी नॉलेज है, सर्टिफाइड है, डिग्री है, तो प्लीज बी आवर गेस्ट, वही करते हैं हम। परफेक्ट। तो समझ गए, लोगों नॉन फिक्शन लिखना हो तो पहले सर्टिफिकेशन ले लेना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू स्तुति, अ वंडरफुल टाइम। बहुत अच्छे इनसाइट शेयर करा आपने, और ये पॉडकास्ट ना बहुत दिन से ड्यू था। आई नो, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप आए और ये पॉडकास्ट हमारा हुआ। फाइनली वी कुड डू दैट। सो थैंक यू अगेन फॉर बीइंग ऑन आवर शो। And thank you so much for having me. There's just one thing I want to say, कि जो लोग लिखना चाहते हैं खूब लिखें, पर प्लीज उतना ही पढ़ें भी, क्योंकि लिखने के लिए पढ़ना, समझना, इमोशन से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर हमारी तरफ से आपको कोई रिजेक्शन ईमेल आता है तो सॉरी, बिहाइंड द सीन्स आपको पता है हमारी भी क्राइटेरिया है। नहीं, पर स्तुति रिजेक्ट सारी रिजेक्ट नहीं करती, मेरी रिजेक्ट नहीं हुई थी। So she approves also. Yes. So thank you again for being on the show. Thank you so much.